अब काशी की धरा से चुनावी विश्लेषण जरूरी है, मिशन 80 का विश्लेषण जरूरी है। पहली रणनीति, यूपी में बड़ा दांव, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की समीक्षा की चर्चा कर रही है योगी की सरकार। दूसरी बड़ी रणनीति, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर चौतरफा प्रहार वार। तीसरी रणनीति, यूपी में सामान्य वर्ग के 34 और ओबीसी के 26 और एससी समुदाय के 16 बीजेपी उम्मीदवार। चौथी रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं को पूर्वांचल में उतारा गया है। यादव वोटर्स के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, ब्राह्मण वोटर्स के लिए राजस्थान के सीएम आए हैं और कई सभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यहीं डेरा डाला हुआ है। यानी कुल मिलाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी मैदान में कूदे हैं। और तीसरी बड़ी फोर्स है मायावती की। चलिए, और अब आज का बड़ा सवाल, क्या यूपी में विपक्ष की मोर्चाबंदी के बावजूद बीजेपी क्या अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या इस बार बीजेपी का उत्तर प्रदेश का किला हिल सकता है? ये यक्ष प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ आज की चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। धर्मेंद्र राय है मेरे साथ, एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ एनडीए के रोहित अग्रवाल है, आरएलडी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मनोज काका है, लोकप्रिय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है भाई। विवेक श्रीवास्तव है, अक्सर आप इनको हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन आज इन्हें हम काशी की धरती पे ले आए हैं, तो इनको भी हमारा नमस्कार है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। तो इस चर्चा की शुरुआत मनोज भाई आप ही से करते हैं। क्या आपको लगता है ये चुनाव, क्योंकि बड़े सारे उतार चढ़ाव के दौर हमने देखे, लेकिन अब ये आखिरी दौर का चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है, आपको कहां जाता हुआ दिखता है? क्यों आपको भरोसा है कि मोदी नहीं आ रहे हैं? क्यों भरोसा है आपको? देखिए, जो भरोसे का सवाल है, आप मां गंगा के तट पे खड़े हैं और आप ऐसे पावन धरा के तट पर खड़े हैं जहां हरिश्चंद्र को अपनी सत्यता के पैमाने पर अपने पुत्र के सौदाह के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। ये कबीर की भी धरती है, ये तुलसी की भी धरती है, ये और ये भगवान भोलेनाथ की धरती है। इसलिए है कि ये धरती ने हमेशा बुनियादी सवाल किया। मां गंगा के एक तथाकथित पुत्र देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने बुलाया है। इसी मां गंगा जहां पर आप खड़ा हैं, अब मां गंगा पूछ रही हैं कि 10 साल बीत गया और आप ये बताइए कि नमामि गंगे के नाम पर 5500 करोड़ रुपए खा जाने वाली बीजेपी और हम साफ क्यों नहीं हुए? अब मां गंगा का सवाल है। यहीं 80 पे जहां आप हैं वहीं अभी गंदे नाले का पानी है। और जो बेटियों का सवाल है, यहीं बीएचयू सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। सुन लीजिए, एक बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने 3 दरिंदों ने नोचा, और ऐसे वैसे दरिंदे नहीं, उनको संरक्षण इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का। जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं वो तो जानना चाहेंगी कि कैसे सुरक्षित करोगे जब एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक बेटी नहीं सुरक्षित है, तो आम बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? अब आपने अपनी बात को रखा। क्या आपको लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को बना दिया? वो आपके साथ खेल करने लगे थे, आप उनके साथ खेल करने में लगे, लेकिन जनता थोड़ी कंफ्यूज है। आरक्षण कौन हटाना चाह रहा है, कौन घटाना चाह रहा है और कौन बढ़ाना चाह रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि विपक्ष यह चाहता है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण दें। किसका हक मार के? हमारे दलित समाज के लोगों का, पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त करें और हम उनको, मुस्लिमों को आरक्षण दें। इसकी नीति के खिलाफ हैं हम। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं करते हैं, हम सबके हित की बात करते हैं। हमने राशन सबको पहुंचाया है, भेदभाव किसी से नहीं किया है। यह लोग 47 के समय का जो इतिहास है, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने वाले लोग आज भी चाहते हैं कि सांप्रदायिकता की बू आज इस देश में चलती रहे। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं, जब करोड़ों करोड़ की जनता
मेरी एक बात होने दीजिए, जब करोड़ों करोड़ के भारतीय लोग, सनातन परंपरा के लोग जब अयोध्या में जाते हैं मत्था टेकने, तो ऐसे लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम इस पर फिर से विचार करेंगे। वो कहते हैं कि धारा 370 हम फिर से बहाल करेंगे। हमारे सर पर ये भ्रम का जाल फैलाने वाले लोग, ये झूठे लोग। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रख ले और एक मिनट में अपनी बात को रखें। विवेक जी, आपको क्या लगता है, अब आप ग्राउंड जीरो पर है, आपको यहाँ की परिस्थिति स्थिति दोनों क्या दिखाई देती है? एक तरफ तो इंडिया अलायंस आप कहते हैं एकजुट है, सितंबर के महीने से आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि बैठक में मैं नहीं आऊंगी। तीसरी तरफ वो कहती है कि अगर सरकार कभी आ भी गई इनकी तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी। लेकिन हम इस समय ये जो है ये पूर्वांचल है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में दैट इज बंगाल और ओडिशा में भी चुनाव है। बीजेपी वहां पर भी कह रही है, ओडिशा में भी कह रही है कि हम इस बार वहां पर सरकार बना सकते हैं, नवीन बाबू की कुर्सी हिला सकते हैं। तो जो आप सपना जो रहे थे कि बीजेपी यहां से कम होगी वहां से कम होगी, लेकिन जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बीजेपी का हुंकार आ रहा है। यूपी में जिस किले की बात आपने कही बीजेपी के, ढा देंगे इस बार। इंडिया अलायंस 80 में से इनके किले को ढा के दिखाएगी। मेरे बीजेपी के मित्र में से कितनी? नहीं सुनिए, मेरे मित्र जो भाजपा की तरफ से बोल रहे थे, आपने इनका वक्तव्य सुना। पूरे वक्तव्य है मुस्लिम आरक्षण, हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम। यहाँ मेरे मित्र, मैं वाराणसी बनारस की भूमि पे आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, यहाँ की जनता की बात करूंगा। और यहाँ अमित जी आपके शो में आने से पहले लोगों के साथ था, एक आए, उन्होंने कहा जब जाएंगे तो मंच पे वो वृद्ध और बूढ़े बनारस के जो बैठे हैं उनकी पेंशन का मुद्दा उठाइए। क्या क्या है नरेंद्र मोदी ने उनके लिए? पहली बात। दूसरी बात, इतनी भीड़ बनारस में आ रही है, हम मीडिया में अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या उतने शौचालय, उतने महिलाओं के लिए सुविधाएं बनाई है बनारस में? नहीं बनाई है। ये दूसरा सवाल, ये वो सवाल है जो पब्लिक ने मुझे उठाने के लिए बोले हैं। तीसरा सवाल सुनिए अब आप, तीसरा सवाल सुनिए आप। लेकिन आपकी बात आपने कह रहे पब्लिक ने आपको ये मुद्दे उठाने के लिए बोले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पब्लिक के नेता हैं, आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी केरल के अंदर राहुल जी को उठा रही है। एनी राहुल जी, वो कह रहे हैं राहुल जी को हराओ। राहुल गांधी सुन लीजिए, रायबरेली से बोले विवेक भाई सुनिए, देखिए बनारस के, मेरे बनारस के दोस्तों, हुंकार कोई जो महंगी विवेक जी जो महंगी पढ़ाई है, आपके बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस को देखो, कॉलेज की फीस को देखो, नौकरियों को देखो, एम्प्लॉयमेंट को देखो, प्लेसमेंट मिल नहीं रही है। ये हिंदू मुसलमानवाद जो भाजपा कर रही है, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। उखाड़ फेंको इस सरकार को, उखाड़ फेंको। विवेक जी, अब रोहित मैं आपके पास आता हूं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही अपना अलायंस बदला और इस अलायंस के साथ आप गए क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न इस सरकार ने दिया। मेरा प्रश्न ये है, क्या एनडीए की सरकार बनती हुई आपको दिख रही है? ये इंडिया वाले शोर बहुत मचा रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आ जाएंगे हम सत्ता में। अमीश जी काशी की धरती पे हो और महादेव का अगर उद्घोष ना हो, देश में अगर महादेव का उद्घोष ना पहुंचे तब तक मजा नहीं आएगा। तो एक बार मेरे साथ हर हर महादेव। अब आप देखिए, जब महादेव का उद्घोष हो रहा था तो इंडिया गठबंधन वालों के मुंह सूख गए। आप देखिए, तो स्थिति ये है कि महादेव तो मेरे अकेले के नहीं है ना, तो काशी की धरती पे भी जो महादेव का विरोध करता है, मैं उनको कहूंगा कि राजनीति के चक्कर में इतना मत गिरो कि कहीं महादेव की इस धरती पे शरीर ठंडा हो जाए। विवेक जी, ये मुक्ति की धरती है, ये महादेव की धरती है, इस पे महादेव का विरोधियों की जगह नहीं है। इसीलिए पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं जी। और मैं आपको बता दूं, इनके तो प्रत्याशी जो हैं उनके लिए भी न्याय दिलाने का काम इसी मोदी सरकार ने किया है। उनके भाई के हत्यारे को परलोक पर पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया है। तो इसलिए
जिनको न्याय भी, जिनके प्रत्याशी को न्याय भी इस सरकार ने दिया है, क्या आपको लगता है कि बनारस की जनता उसके साथ नहीं देगी? ये भव्यता, ये दिव्यता जो आपको दिख रही है, 2014 से पहले यहाँ पे गंदगी के ढेर भरे रहते थे, और ये इंडिया गठबंधन वाले, कोई दोहराई नहीं है कि एक हमने अमूलचूल परिवर्तन देखा है बीते 10 सालों के अंदर। 10 साल पहले भी हम बनारस आते थे, अब भी हम आते हैं बनारस। लेकिन पॉइंट ये है, देखिए इसको आप लाख कोई अमित जी, कहे, एक देखिए छोटा देश सा के प्रधानमंत्री जवाब की है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसमें एक बड़ा बदलाव हमने देखा है। कुछ मुद्दे अभी भी होंगे जो पूरे होना बाकी होंगे, निश्चित तौर पर वो जनता के मुद्दे हैं। लेकिन मनोज काका साहब, ऑल सेड एंड डन, हम देखिए डेली चर्चा करते हैं, लेकिन अब चुनाव का आखिरी दौर है, तो थोड़ा सवालों का जवाब मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा सर। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अभी मनोज जी की बारी है, समाजवादी पार्टी के नेता की, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दे रहा हूं। ओके, मैं आपके पास आता हूं मनोज काका। प्रश्न मेरा ये है कि सारी चीजें एक तरफ है, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, एक दो और राज्यों में उनका प्रभाव होगा, लेकिन पूरे देश में उनका प्रभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ रही। प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ती हुई दिख नहीं रही। क्या आपको लगता है? और दूसरी बात, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे साक्षात्कार में यही बात बोली, गृह मंत्री अमित शाह ने यही बात बोली। क्या आपको लगता है कि वो मुद्दा लोगों तक पहुंचा है? आपका टाइम सर, नहीं, 1 मिनट। देखिए, आपका जो सवाल है उससे भी मैं संबद्ध होता हूं, और जो साथी का सवाल है उससे भी संबद्ध होता हूं कि यह धरती कम से कम मुक्ति की धरती है, सच की धरती है, दल्लों और दलालों की धरती नहीं है जो चवन्नी छाप बदल जाते हैं। तो एक तो जवाब, आपका जो सवाल है उस सवाल से यह संबद्ध हो। आपने पूछा कि चेहरा कौन है। अरे महाराज, लोकतंत्र में सरकार पोषित पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र जब चुनाव कर लेगा कि जातिगत जनगणना के सवाल पर, ओपीएस के सवाल पर, बहन बेटियों के सुरक्षा के सवाल पर, मां गंगा के सवाल तो होगा ना पर, सर, पेपर लीक होने के सवाल पर, तो होगा इन नौजवानों से यूपी पूछिए में ना। आपका चेहरा नहीं, मनोज यूपी में आपका चेहरा, मनोज जी यूपी में आपका चेहरा अखिलेश यादव है, लेकिन देश में चेहरा कोई नहीं है। पॉइंट होगा ना, सवाल होगा। ओके, रोहित अग्रवाल 30 सेकंड रोहित अग्रवाल, फिर मैं जवाब बता रहा हूं। रोहित अग्रवाल, क्या पेपर लीक वाली सरकार किसी को चाहिए? किसी को नहीं अमित जी, चाहिए। आज देश में स्थिति ये है, ओके, रोहित अग्रवाल, आज देश किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। रोहित अग्रवाल 20 सेकंड। हाँ, आज देश में स्थिति ये है कि ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमान करते हैं, पर देश की एक मुस्लिम पत्रकार अगर राष्ट्रवाद की बात कर दे तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और पत्रकारों का बहिष्कार करके G14 बनाते हैं। ये तो स्थिति ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र की बात करने वाले देश में पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान से नहीं डरते हम, और पाकिस्तान में घुस के पीओके हिंदुस्तान की धरती से मिलवाएंगे, और पीओके के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएंगे। ये हम प्रतिबद्ध हैं, और इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान की पैरवी करने वालों को पाकिस्तान भेजने का काम। अब मैं विवेक के पास आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं सर। धर्मेंद्र राय जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए एक बात बताइए, मतलब आप लोगों को भी आपकी स्पीचेस कौन लिख के देता है? मतलब आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास एटम बम है, तो हमारे एटम बम किसके लिए है? फ्रिज में रखने के लिए है क्या? आपको क्या लगता है? सुन लीजिए, आप लोग क्यों बात बोलते हैं? थोड़ा बुनियादी यहाँ पर रोजगार का सवाल करिए, बोलिए सुरक्षा पर कहाँ पाकिस्तान? ये सरकार पोषित सवाल न करिए, नौजवानों के रोजगार पर सवाल करिए। जब सरकार के पास पत्रकार उत्तर नहीं है, जब सरकार नहीं बता पा रही मुझको कि कितनी रोडें बनाई, जब बनारस में कितने टॉयलेट बने नहीं बता पा रही है, स्कूल की फीस कितनी आई है नहीं बता पा रही है। पूरी जनता हमारी है, और ये जनता रिकॉर्ड बताने का काम करेगी। अरे एक सेकंड, मेरा देखिए शंख का उच्चारण हो रहा है। अरे का उच्चारण तो हो रहा है, अगर 1 मिनट का धैर्य तो पूरी बात सुन लो।
हम इस देश के अंदर जो बीमार नेतृत्व खड़ा है सामने, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। हम ये बता देना चाहते हैं कि 76 साल हो गए, ये सांपनाथ और नागनाथ अपराधीकरण हो चुका सिद्धांत विहीन राजनीति का। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपराधी, ये घोटालेबाज अपना या तो पट्टू पड़ाओ, नहीं तो पिंजरा खाली करो। स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा के लिए मैं यहाँ आया था अपना चुनाव का नामांकन करने, और यहाँ के अपराधी डीएम ने हमारा नामांकन नहीं होने दिया। शंख का उच्चारण एक बार जी आपका प्रश्न है, आप लोगों का भी प्रश्न है, मैं पीछे जी आपका सवाल नहीं देखिए, एक तो आप लोग सभ्यता से सवाल पूछेंगे तो मैं मौका दूंगा अपनी बात रखने, और दूसरी बात है एक एक करके, मैं पहले एक तरफ भी आऊंगा फिर एक तरफ भी आऊंगा। सर आपके पास भी आ रहा हूं, बोलिए। सर मेरा सवाल अभी जो प्रवक्ता जी ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान से एक बार लड़ ले, पाकिस्तान से किसी ने नहीं बोला, मुझे लग रहा है पाकिस्तान से अभी वो आइटम बम की बात पे कह रहे थे, तो ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र का विरोध करने। अब आपने अपनी बात को रखा, आप समझ नहीं पाए कि क्या बोला। चाचा आप कुछ कहना चाहते हैं? पानी पी ले, ठंडा आप पी लिया। क्या वो पूछना चाहते? क्या आपको क्या लगता है, चुनाव का मौसम चल रहा है, आप अगर कुछ सुना सकते हैं तो सुना दीजिए, इरशाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी की पूरे दुनिया में इज्जत है। तरम मोदी जी के पास आया, गले से गले मिल गया। हम पागल है कि उनको वोट ना दें? हम पागल नहीं है। हाँ, उसके एक दिन बाद दूसरे मुल्क में गए, एक प्रधानमंत्री ये घुटना पकड़ पपुआ गिनी का प्रधान। तो हम पागल नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। क्यों मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की क्यों देंगे? ये टर्म जी जो आके गले से गले मिल गए, ये तनी बड़ी इज्जत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की बात पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो रही है, वो मेंबर कहता है कि मोदी जी ऊपर गए, पाकिस्तान नीचे गया। तो हम पागल नहीं है, हमारे देश तरक्की कर रहा है, रोड बनवा रहा है, सी घाट बनवाया है, हम लोग को हर तरह की सुविधा दे रहा है प्रधानमंत्री। 3 माही हमारे गुजरात गए, 8 साल हुआ, बेहद पैसा कमा रहे हैं, बेहद पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री है। नहीं ठीक है। अब मैं पीछे चलूंगा। ओके। सर आपका क्या है? ये रात को काला चश्मा को डाला हुआ है आपने, ये रात को काला चश्मा क्या मतलब? मेरा असल में 4 जून 2019 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आंख में चोट लगा था, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ न जाति की न पात की राजनीति होनी चाहिए, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। ये काशी की नगरी है, मोक्ष की राजधानी है, सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे जो है विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है आपका। मैं यहाँ पर महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं, आप में से कोई कुछ अपनी बात कहना चाहे तो कहे। आप मैडम कुछ कहना चाहें? जी मैं तो मोदी की फैन हूँ, बहुत बड़ी। मोदी की फैन है? हाँ, बहुत ज्यादा बनारस में काम किया है उन्होंने, हमारे बनारस को चमका दिया। और जो पहले ये बोलिए फिर आप कहिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ से तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे। ये तो अखिलेश जी ने भी कहा है कि ये क्योटो में हो सकता है बीजेपी का चांस हो, बाकी 79 में हमारा है। ये तो अखिलेश भाई ने बोला है। नहीं, उन्होंने कल बता दिया, माहौल देख के उनको लग रहा है कोटो भी हार रहे हैं। चलिए, बिल्कुल पूरी तरह से हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। ये देखिए, कहा जा रहा है कि मोदी जी का भी चांस रही है, उनको ये बनारस हरा देगा। भ्रम में बड़े है, अंतर से नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं यहाँ पर। ये भ्रम में है, सारे विपक्षी भ्रम में है। पहली बात कि मोदी जी आ रहे हैं 400 तो सदन में उनका पहले से ही है, एनडीए और सबको मिला के देखिए तो 400 पहले। जनता है, सब जानती है भाई, 400 पहले से ही है। मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर देश का भला ये भी सोचते हैं, सारी पार्टियां देश के लिए ही काम कर रही हैं, मोदी जी ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं देश के लिए? कोई इसमें से एक जनता बता दे कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। ठीक है, बताएंगे। अरे बताएंगे। पीछे। सर आप सवाल पूछिए, मैं आपका सारा जवाब दूंगा। सवाल ही आप एक सेकंड। अरे नहीं, आपको उन्होंने बोला मोदी जी ने क्या गलत काम किया। और गलत काम आप ये बताइए, एक तरफ तो आप साड़ियों को रोक रहे हैं, सारी चीजों को रोक रहे हैं, बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का किससे पूछ रहे हैं?
सर यहीं पे डीएलडब्ल्यू बना हुआ 50,000 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे, रोजगार कांग्रेस की सरकार में मिला और आप कह रहे हैं नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, आपने आप बैठिए बैठिए। अब मैं देखिए, ऑडियंस को मैंने लिया। अब मैं विपक्ष के पास आता हूं और आपके पास भी आता हूं। राय साहब, आप बोलेंगे आपको एक ही बारी बोलने का मौका मिला। विवेक भाई, एक होता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। बंगाल में प्रधानमंत्री बड़ा रोड शो कर रहे हैं। बंगाल में आप लोग वहां पर ममता दीदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं ना। क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी पंजाब में अलायंस नहीं करेगी, दिल्ली में करेगी, आप लोग केरल में राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये अलायंस जो है इस पे जनता भी कैसे भरोसा करेगी? पॉइंट ये 2004 में ये नहीं डिक्लेयर किया था कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन वाजपेयी जी को हराया, भाजपा को हराया, उसके बाद डिसाइड किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये एक प्रजातंत्र है, पब्लिक सब जानती है। जरूरी नहीं है कि चेहरा देख करके चुनाव लड़ा जाए। सशक्त तरीके से कम्युनिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब लड़ रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, कोई गलती नहीं है। वो मैडम बोल रही थी, बहुत अच्छा बोला, ये साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला कि विकास की बात होनी चाहिए। आप लाइए, आपने जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन आपका क्राइटेरिया हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास एक आरोप आप पर लगता है कि यहाँ पर मेरे युवा मित्र बैठे हैं, इन्होंने सवाल पूछा कि देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भी बात होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये भी जमीनी विषय है? क्योंकि 10 साल आपकी सरकार के हो गए, आप तीसरी टर्म मांग रहे हैं। आज जब देश में विकास हो रहे हैं, उसके साथ रोजगार जुड़े हैं। अगर ये काशी आए होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी से मैं दिल्ली से आए होंगे, अगर कभी आए होंगे तो क्या काशी इनको ऐसी दिखती थी? या सड़कें बनी हैं तो क्या उसमें रोजगार नहीं है? ये अगर ये अब आप बोलिए नहीं, ये गलत बात आप ये असभ्य लोग नहीं करते, असभ्यता नहीं करते भाई। आज आपके चंदौली में मेरे दरोगा मारे गए, एक दरोगा मारे गए, ये क्या असभ्यता करते हैं? ये झगड़ा का मंच नहीं है, ये झगड़े का मंच नहीं है भाई। आप अपनी बात करिए, आप दंडता क्यों करते हैं? सारा देश देखता है आपके इस चरित्र को। ये झगड़े का नहीं है, ये आसान झगड़े। मुझे बोलने दीजिए, आपके बात जवाब सुनिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी से कह रहा हूँ कि वो माओवादी सरकार जो ममता दीदी से लड़ती है और अप्रैल फूल यहाँ मनाया जाता है बनारस में। 1 अप्रैल को मैं विवेक जी से कहूंगा कि अगले अप्रैल को 1 को चले आएंगे। तुरंत शादी होती है, तुरंत तलाक होते हैं, तो ये काशी में आपको एक दिन से मिल जाएगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग। अब आप धर्मेंद्र जी, अब आपने बोला, आप बोलेंगे मनोज का, ठीक है आप बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि आपकी यहाँ तुरंत शादी हो रही है और तुरंत तलाक भी हो रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन एक साथ है, यहाँ पब्लिक बैठी है, पब्लिक का शो है, ये देश का सबसे पॉपुलर शो है जिसमें आप सारे बैठे हैं और मैं भी आया हूँ इसलिए, और इतनी दूर से आया हूँ इनके शो के लिए। आप राजा हैं, आप पब्लिक हैं, आप राजा हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और हम सारे जो खड़े हैं हम सब नौकर हैं, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, लेकिन वोट दीजिए तो डेवलपमेंट में दीजिए, लड़िए मत, लड़ाइए मत। रोहित, ये विवेक वही हैं जो वायनाड में राहुल गांधी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और यहाँ पे आके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट दे दो। तो भैया ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली देगी और दिल्ली में कहेंगे हम साथ साथ हैं। तो ये देश के अंदर विभाजन की राजनीति करने वालों को अब जनता वोट देने वाली नहीं।